नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण पॉडकास्ट के इस खास सेगमेंट में जिसमें हम बात करेंगे भारत की आजादी के बारे में। हर साल 15 अगस्त आते ही हम भारत की आजादी के बारे में बात करने लगते हैं। भारत की आबोहवा में देशभक्ति घुलने सी लगती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो दौर कैसा था जब हमारे पूर्वज गुलामी की मार झेल रहे थे? उन्हें उस वक्त आखिरकार कैसा महसूस होता होगा? देखिए, वो कैसा महसूस करते थे ये तो हम आपको हूबहू नहीं बता सकते, लेकिन भारत उस वक्त किस दौर से गुजर रहा था ये आपको जरूर बताएंगे। मेरा नाम है शताक्षी सिंह और आप सुनना शुरू कर चुके हैं जागरण खबरनामा की खास पेशकश। इस शो में आपको 6 एपिसोड्स के जरिए भारत की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर भारत के आजाद होने के पूरे सफर के बारे में बताएंगे। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। इस पूरे दौर में भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की। एक दौर तक तो कई भारतीयों को ये महसूस तक नहीं होता था कि वो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन फिर आया विद्रोह का दौर। आज इस एपिसोड में उसी दौर के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्राचीन समय से ही विदेशी हमलावर हमेशा भारत आने को उत्सुक रहते थे। फिर चाहे वो आर्य हो, फारसी हो, ईरानी, मुगल, चंगेज खान, मंगोलियाई या सिकंदर ही क्यों ना हो, अपनी समृद्धि और खुशहाली के कारण भारत हमेशा से आक्रमणकारियों और शासकों की रुचि का एक केंद्र रहा है। 24 अगस्त 1608 ये वो दिन है जिस दिन व्यापार का इरादा लिए अंग्रेज सूरत बंदरगाह पर उतरे और फिर देखते ही देखते 7 सालों में सर थॉमस रो की अगुवाई में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोल लिया। इसके बाद मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना खोला। इसी व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने भारत में एक बात तो खास तौर पर समझ ली थी कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है और लोगों में भी आपसी मतभेद है। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने की सोची। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति तक में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। 1957 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर इसके साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। अब साल था 1857 का जब भारत में विद्रोह हुआ। उससे पहले तक भारतीयों को इस बात का अंदाजा शायद नहीं था कि वो अंग्रेजों के गुलाम हो रहे हैं, लेकिन 1857 तक आते आते उन्हें ये महसूस होने लगा कि अब वो अंग्रेजों के गुलाम हैं। और 1857 में हुआ विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या फिर भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। भारत के इतिहास में ये काफी महत्वपूर्ण घटना है। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह के तौर पर शुरू हुआ ये युद्ध जल्द ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय आबादी के सालों के आक्रोश का प्रतीक था, जब भारतीयों को ये लगने लगा था कि बस अब और नहीं। अब दिमाग में एक सवाल ये भी होगा कि ऐसा क्या हो गया जो भारतीयों को अब ये लगने लगा कि उन्हें आजादी की जरूरत है। देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं था, इसके कई कारण थे, जैसे कि आर्थिक शोषण। इसके कई धार्मिक और सामाजिक कारक भी थे। सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक शोषण की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी। उन्होंने भारतीय आबादी पर हाई टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें उन भारतीय शासकों की जमीन पर कब्जा करने की अनुमति भी दे दी जिनका कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था। कंपनी का चाय, अफीम और बाकी सामानों के व्यापार पर भी एकाधिकार था, जिसने भारत के धन को और कम कर दिया। वहीं दूसरा कारण था धार्मिक और सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने कई ऐसे कानून पेश किए थे जिन्हें भारतीय आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण के रूप में देखा गया था। एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत, जिसके लिए भारतीय सिपाहियों को विदेशों में सेवा करने की आवश्यकता थी, और नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल्स के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग, जी हां, जिसे लोड करने से पहले काटने की जरूरत पड़ती थी, तो उनको धार्मिक अपमान के रूप में देखा गया। अंग्रेजों के सामाजिक सुधारों जैसे सती प्रथा या उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत का भी भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
वहीं एक और कारण जो उभर कर आया वो था राजनीतिक कारण। अंग्रेजों ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कई भारतीय शासकों को बेदखल तक कर दिया गया था। अवध का विलय जो कुशासन के बहाने किया गया था, भारतीय जनता के बीच खास तौर पर अलोकप्रिय था। अपने राज्यों को खोने वाले भारतीय शासकों को अपने भरण पोषण के लिए अब अंग्रेजों पर निर्भर होना पड़ा और अक्सर उनके साथ तिरस्कार का व्यवहार किया जाता, उनकी बेइज्जती की जाती। लेकिन उन्हें ये सब कुछ सहना पड़ता था क्योंकि वो पूरी तरह से अपने भरण पोषण के लिए अंग्रेजों पर निर्भर थे। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थितियों से भी खुश नहीं थे। उन्हें कम वेतन दिया जाता, उन्हें अपने परिवारों से लंबे समय तक अलग रहना पड़ता और उन्हें कठोर शासन का भी सामना करना पड़ता था। उन्होंने इस तथ्य पर भी नाराजगी जताई कि कई सालों तक सेना में सेवा देने के बावजूद भी उन्हें हायर रैंक पर कभी भी पदोन्नत नहीं किया जाता था, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता था। विद्रोह जल्द ही भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया और कई भारतीय शासक इस विद्रोह में शामिल हो गए। उसमें सबसे बड़ा नाम था रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया और झांसी ही नहीं, पूरे भारत में विद्रोह की एक आग जगा दी। 1857 का विद्रोह मई 1857 में शुरू हुआ। दिल्ली के पास मेरठ में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के एक विद्रोह के साथ। इसके बाद की घटनाओं को 3 चरण में विभाजित किया जा सकता है, इनको 3 चरणों में देखा जा सकता है। सबसे पहला तो था उत्तरी भारत में विद्रोह। देखिए, मेरठ में विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया, जहां बाकी भारतीय सैनिकों और नागरिकों ने उनका साथ दिया। उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। इसके बाद विद्रोहियों ने कानपुर, लखनऊ और झांसी सहित पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश चौकियों पर हमले करने शुरू कर दिए। अब आया दूसरा चरण, विद्रोह का प्रसार। विद्रोह जल्द ही मध्य भारत, बंगाल और दक्षिण सहित भारत के बाकी हिस्सों में फैलने लग गया। विद्रोहियों में भारतीय राजकुमार और नेता भी शामिल होने लगे, जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ शिकायत थी। इनमें सबसे ऊपर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कानपुर के नाना साहिब का नाम था। अब आता है तीसरा चरण, जिसमें बात होती है विद्रोह के दमन की। अंग्रेजों ने बल के साथ विद्रोह का जवाब देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब बात समझा बुझाकर समेटने वाली नहीं है। वो 1858 की शुरुआत में इसे दबाने में सक्षम भी हो गए। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और दूसरे विद्रोही गढ़ों पर कब्जा कर लिया। अंतिम महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ ग्वालियर जून 1858 में गिर गया, जिसके बाद विद्रोह प्रभावी रूप से समाप्त हो गया, यानी कि खत्म होने लगा था। वैसे तो इस विद्रोह का भारत की आजादी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इसके कई दूरगामी परिणाम हुए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देश एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। दूसरा, ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि। देखिए, विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया। ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर शासन करने की जिम्मेदारी संभाली और ब्रिटिश राज की स्थापना की, जो साल 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक चला। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का प्रत्युत्तर में कई सुधार लागू किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश क्राउन को सत्ता सौंप दी। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने कई नीतियों की शुरुआत भी की, जिससे भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे रेलवे, टेलीग्राफ और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना। हालांकि विद्रोह की अपनी कमियां भी थीं, क्योंकि इसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव को भी बढ़ा दिया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर विश्वासघात का आरोप लगाया। दरअसल अंग्रेज भी यही चाहते थे। जिस वक्त डिवाइड एंड रूल के बारे में बात होने लगी, अंग्रेजों ने कहीं न कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के दिमाग में फूट डाल दी थी। विद्रोह भी भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहा। 1857 का विद्रोह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। ये भारतीय लोगों का अपने देश पर फिर से नियंत्रण पाने और कॉलोनियल टॉर्चर के सामने अपनी पहचान और सम्मान का दावा करने का एक साहसिक प्रयास था। कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के भारत और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के व्यापक संदर्भ में दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। एक साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लिया और एक साल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। लेकिन उस समय भारत में कई सारे फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों का भी नाम काफी उछला, जैसे राजा राम मोहन रॉय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक पटल पर उभरे और उन्होंने भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी। उनका प्रमुख लक्ष्य एकजुट होकर विदेशी सामान के खिलाफ लड़ना था। तो ये बात करते हुए हम आ पहुंचे हैं इस शो के अंत पर, और खत्म करते हुए मुझे भगत सिंह की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। तो वो कुछ यूं है कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गमों की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है कि देखें सितम की इंतहा क्या है। आज इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कल फिर लौटेंगे और आपको बताएंगे सन 1876 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में कैसे आई। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।